हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फार्मा बॉक्स। इस यूनिट के जो भी नोट्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है वो भी डिस्क्रिप्शन के टाइम लैप्स में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद हम चेक करते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में है। उसके बाद हम उसकी डिटर्मिनेशन और साथ ही साथ उसकी प्योरिटी को भी चेक करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज़ दैट ब्रांच ऑफ chemistry in which we carry out the identification, quantification, determination and purification of pharmaceutical products। और ये जितनी भी हम प्रोसेसेस कर रहे हैं इसको करने के कुछ मेथड्स होते हैं और वो मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। वो मैनुअल हो सकते हैं या फिर वो केमिकल मेथड्स हो सकते हैं या फिर वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स भी हो सकते हैं। जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो या तो हम उसके पूरे कंपाउंड का नेचर देखते हैं प्रॉक्सिमेट, या फिर उसके वो कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है उसके बारे में चेक करते हैं। अब करते हैं एनालिसिस करने की अप्रोचेस क्या होती हैं। मतलब अच्छा, कई बुक्स में क्या होता है जो नॉन रेफरेंस बुक्स है उसमें ये सारी चीज़ें एज टाइप ऑफ एनालिसिस बताया, पर ये टाइप ऑफ एनालिसिस नहीं है, ये अप्रोचेस ऑफ एनालिसिस है। अगर आप रेफरेंस की बुक देखोगे ना जो PCI से रिकमेंडेड होती हैं, जैसे कि मैं वॉगल्स की बुक को रेफर करती हूँ, उसमें ये अप्रोचेस है, उसमें टाइप नहीं है। सो बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वालिटेटिव एनालिसिस। मान लीजिए आपके पास कोई ड्रग है, उसमें इम्प्योरिटी है। अब वो इम्प्योरिटी कैसी है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है या फिर कुछ और ही है, राइट। उस इम्प्योरिटी के टाइप को, उसकी नेचर को जो बताता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस बताता है। अच्छा, एक बार तो आपको पता चल गया कि आपका जो मेडिसिन है, आपकी जो ड्रग है उसमें इम्प्योरिटी है। अब वो इम्प्योरिटी है कितने अमाउंट में, आप उसे कैसे पता करोगे? उसे पता करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें पता चलता है कि इम्प्योरिटी या फिर जो भी फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका मेजर कितना है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अच्छा, एक बार आपको मेजर भी पता चल गया तो कई बार होता है ना कुछ ड्रग्स, आपके ड्रग्स में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इम्प्योरिटी तो आ ही जाती है, पर जो ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसकी एक रेंज होती है कि अच्छा अगर वो 0.1% तक है तो वो कोई भी हार्म नहीं करती, तो उसमें उतना ज़्यादा ये टॉपिक नहीं बनता। पर अगर वो 0.1% से ज़्यादा हो गई इम्प्योरिटी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है, राइट। तो इसकी वजह से वो जो ड्रग होता है वो कैंसिल हो जाता है कि अच्छा ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं है। पर अगर इससे कम है तो आप उसे फिर भी यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा पर यूज़ में उतना ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। इसमें जो भी हमें कंपाउंड होते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो वो हमेशा एक लिमिटेड रेंज में होते हैं। आप कह सकते हो कि ये जो भी ये ड्रग है इसके अंदर अगर कोई दूसरा हैवी मेटल है या फिर कोई और चीज़ है वो 0.01 से लेकर 0.02 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मानो आपने ये रेंज दे दी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो रेंज क्या होती है, उस रेंज को हम देखते हैं सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू। ये अमाउंट नहीं बताता, ये सिर्फ ये बताता है कि जो भी इम्प्योरिटी है वो स्टैंडर्ड जो सैंक्शन लिमिट है उससे ज़्यादा है या उससे कम है, बस उसके बारे में बताता है। ओके, अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के स्कोप्स की कि भाई ये सब्जेक्ट जो है उसकी प्रैक्टिकलिटी कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इस सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम तो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो बात हम करेंगे फार्मा इंडस्ट्री की। फार्मा इंडस्ट्री में कहाँ रॉ मटेरियल, जो भी आप ड्रग बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाते हो उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ता है, राइट। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही अच्छा नहीं है तो आपका ड्रग भी अच्छा नहीं बनेगा। रीएजेंट्स, आप जब भी ड्रग्स को बनाते हो तो कई सारे रीएजेंट्स केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर उनकी भी प्योरिटी अच्छी नहीं है, अगर उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका ड्रग अच्छा नहीं बनेगा। एंड में जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तब भी आपको डिफरेंट टेस्टिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है कि जो आपने फॉर्मुलेशन बनाई है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अच्छी भी है या नहीं, वो पास होती है या फेल होती है, उसके बाद ही आप उसको ह्यूमन यूज़ के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये कैसे काम आएगा? जो भी हमारे पास डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं ना, फसलें होती हैं, अब हर फसल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जो भी बेल वाली फसलें होती हैं ना, जैसे क्यूकम्बर है, वाटरमेलन है, आपके पास ग्रेप्स हैं, जितनी भी बेल वाली फसलें होती हैं उनको एल्कलाइन मीडियम की सॉइल चाहिए होती है। अगर उनको एसिडिक मीडियम की सॉइल मिली तो वो ग्रो नहीं कर पाती और कई बार तो सक्सेसफुल भी हो नहीं पाती है। तो कोई भी अगर फार्मर अगर कोई भी क्रॉप लगा रहा है तो उसको सबसे पहले सॉइल की क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, और वो चेक कैसे करेगा? डिफरेंट टेस्ट की हेल्प से, और वो टेस्ट भी किसके अंडर आते हैं? एनालिसिस के अंडर आते हैं। ओके, और कोई भी हम फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं उसको डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं। अगर आप उसको उस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा यूज़ करोगे या कम यूज़ करोगे तो असर नहीं आएगा। ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो जो पेस्ट है वो तो मरेगा ही मरेगा, आपकी क्रॉप का जो प्लांट है वो भी खत्म हो जाएगा क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाएगा उसके लिए। नेक्स्ट इज़ फूड इंडस्ट्री। हम जो भी पैक्ड फूड देखते हैं ना उसमें ढेर सारे एडिटिव डाले जाते हैं। कई बार फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, शुगर होती है, माल्टोस होता है या फिर उसमें लैक्टोज होता है, या फिर कई बार उसमें सॉल्ट डालते हैं। तो वो जितने भी एडिटिव होते हैं उनको एक परमिसिबल वैल्यू तक ही डालना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप उसे डालोगे तो उसकी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है और ज़्यादा कैलोरीज से
अगर बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती तो फिर ढेर सारे डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, राइट। तो उन्हें टैकल करने के लिए भी आपको एनालिसिस के डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करना पड़ता है। साथ ही साथ चेक किया जाता है कि जो आप फूड ले रहे हो उसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है भी नहीं या नहीं, राइट। उनको चेक करने के लिए भी आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ करते हो। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अच्छा जो भी अर्बन एरिया में रहते हैं ना, तो वहाँ पे पानी आता ही आता है। कई बार हम बोलते हैं कि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये है वो है, राइट। तो उस क्वालिटी को चेक कौन करती है? म्यूनसिपैलिटी चेक करती है। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स। जैसे मान लीजिए पानी है, वो जो पानी है वो ह्यूमन यूज़ के लिए ठीक है भी कि नहीं। अगर आप ये बारिश का मौसम होता है तो उसमें कई बार देखते हो ना आपके पास क्लोरीनेटेड वाटर आता है, उसमें बहुत सारी क्लोरीन डाली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको डिसैनिटाइज करना पड़ता है। तो वैसे वैसे करके भी डिफरेंट तरीके होते हैं जिन्हें यूटिलाइज़ किया जाता है। साथ ही साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राइट। जो सीवेज के लिए जो वाटर जाता है और उसमें उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो उससे जितने भी पोल्यूटेंट्स है वो हट जाएं। उसके बाद भी वाटर डिस्पोज तो करना पड़ेगा। तो कहाँ करना है डिस्पोज? किसी नेचुरल बॉडी में करना है या फिर आगे आप उसे इरिगेशन के लिए दे सकते हो या नहीं, उसके लिए भी डिफरेंट टेस्ट कैरी किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, अब एयर, वाटर, लैंड, हर जगह पोल्यूशन बढ़ ही चुका है, पर आप ये कहते हो ना कि इस सिटी में पोल्यूशन कम है, उस सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है। वो चेक कैसे किया जाता है? डिफरेंट टेस्ट होते हैं उसके लिए। सस्पेंडेड पार्टिकल के टेस्ट होते हैं, हैवी मेटल के टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट किसके अंडर आते हैं? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर। माइनिंग एंड पेट्रोलियम, जियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती है ना मिनरल रिसोर्सेज की। हम कहते हैं अच्छा वहाँ पे तेल मिल गया, अरब कंट्रीज में बहुत तेल होता है, वहाँ पे तेल मिल गया है, यहाँ पे ये वाली यूरेनियम मिल गया है, वैसा मिल गया है। तो उसकी चेकिंग होती है। उनके लिए भी आपको डिफरेंट टेस्ट चाहिए होते हैं, वो टेस्ट भी एनालिसिस के अंडर आते हैं। आर्कियोलॉजी, जब भी हम कोई पुरानी साइट्स देखते हैं ना सिविलाइजेशन के लिए, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये 5,000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है। तो कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग के थ्रू, यूरेनियम डेटिंग के थ्रू। वो मेथड्स ऑफ एनालिसिस भी इसी के अंडर आते हैं। रेडिएशन इवैल्यूएशन, जब भी हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर करते हैं, यूरेनियम, थोरियम, तो उनकी डिस्कवरी कैसे की जाती है, किस किस जगह पर है प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो भी इसी सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ सकते हैं। अब करते हैं बात एक्चुअल एनालिसिस के टाइप की, राइट, विद रिस्पेक्ट टू डाटा रिक्वायर्ड। ये है एक्चुअल एनालिसिस के टाइप। ये आपको यूजुअली नॉन रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेंगे। जैसे रेफरेंस बुक है ना वॉगल्स की, मैं रेकमेंड करती हूँ, तो उसी में मिलेंगे। ओके, तो अब इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है? प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम एक्चुअली चेक करते हैं कि जो भी जो आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है, राइट, उसका एक एक एलिमेंट कैसा है। जैसे हमने बात की थी ना ग्लूकोज C6H12O6, ये हमें ये नहीं बताएगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है, ये सिर्फ ये बताएगा कि एलिमेंट कैसे है। कार्बन है इसमें, हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन है हम इसमें, पर ये नहीं बताएगा कि ये ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज का नेचर कैसा है ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या बताए, प्रॉक्सिमेटली क्या है, राइट। हम ये बोलते हैं ना प्रॉक्सिमेटली क्या है, तो प्रॉक्सिमेटली इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सिर्फ इसके एक एक एलिमेंट के बारे में बताएगा, पूरा नहीं बताएगा, राइट। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम बात करते हैं ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल इज आइडेंटिफाइड विदाउट कंसर्निंग द एक्चुअल नेचर ऑफ कंपाउंड, राइट। जैसे कि हमारे पास CHO है, पर एक दूसरा कंपाउंड है, जैसे कि हमारे पास है CH3CHO, ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो मेन कंपाउंड क्या है, क्या वो एल्डिहाइड है या वो ग्लूकोज है, हमें नहीं पता चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये नेचर के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ एक एक एलिमेंट के बारे में बताता है कि अच्छा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सो ईच एलिमेंट इज टोल्ड बट द एक्चुअल नेचर ऑफ द कंपाउंड इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय दिस एनालिसिस। तो किसमें पता चलता है? कंप्लीट एनालिसिस में। कंप्लीट एनालिसिस में आपको दोनों पता ही जाएगा, मतलब ये भी बताएंगे कि एक एक एलिमेंट भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कंपाउंड कौन सा है एक्चुअल, वो ग्लूकोज है या एल्डिहाइड है या फिर उसका कंपाउंड का नेचर क्या है, ये हमें पता चलता है कंप्लीट एनालिसिस में। ईच एंड एवरीथिंग इज डिटर्मिन्ड। अब बात करते हैं पार्शियल एनालिसिस की। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आया है और हम उसे एक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, पर वो टेस्टिंग किस चीज़ के लिए, वो टेस्टिंग सिर्फ एक चीज़ के लिए है। जैसे कि मान लीजिए आपको चेक करना है कि इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। पर आप टेस्ट किसके लिए कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हो ना, तो क्लोराइड आयन के लिए। बाकी इनके लिए तो नहीं कर रहे कि कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि नहीं, राइट, उसके लिए नहीं कर रहे। तो सिर्फ जो सिलेक्टेड फ्यू होते हैं, सिलेक्टेड फ्यू एलिमेंट, उसके लिए जो हम एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं पार्शियल एनालिसिस। ट्रेस एनालिसिस, कई बार होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना बहुत छोटे अमाउंट में होती है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होती है, पर प्रेजेंट तो है, अब उसको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? ट्रेस एनालिसिस के थ्रू, राइट। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सैम्पल साइज एनालिसिस के डिफरेंट टाइप कैसे होते हैं। तो सैम्पल का साइज़ क्या है, ये भी सैम्पल उसकी एनालिसिस का जो मेथड हम अडॉप्ट करेंगे
उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैक्रो है, मैक्रो के लिए अगर आपका जो सैंपल है वो मैक्रो साइज़ में फॉल करता है, मैक्रो साइज़ कितना होता है 0.1 ग्राम। उसके बाद मीज़ो या फिर सेमी माइक्रो वो होता है 10⁻², 10⁻⁻10। अच्छा 10⁻⁻² कितना होता है, 10⁻⁻² इज इक्वल टू 0. ये कितना है -2 ना, तो उसके बाद 2 यूनिट्स आएंगी 0 एंड 1। 10⁻⁻1 कितना होता है, ये कितना है -1 ना, तो डेसिमल के बाद कितना आएगा -1 दिस। ओके, फिर मीज़ो के बाद आती है माइक्रो, सॉरी हाँ थोड़ा गलत हो गया है माइक्रो यहाँ पे आएगा, माइक्रो के बाद होता है सब माइक्रो, देन अल्ट्रा माइक्रो। ओके, अब बात हम करते हैं सैंपल की कॉम्पोजिशन की। हम कहते हैं ना कि कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट की भी एक रेंज होती है, वो रेंज फॉल करती है 1 to 100%। अगर 1 से लेकर वो 100% ऑफ कंपाउंड बनाती है तो वो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है। माइनर में होते हैं 0.01 to 1% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और उससे भी कम ट्रेस में कौन होते हैं 0.01 या फिर उससे जो कम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने एनालिसिस, हमने पीछे तो बात कर ली कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पर उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी है, कैसी कैसी टेक्निक्स को हम एम्प्लॉय करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो टेक्निक्स यूजली हम डिवाइड करते हैं 2 वे में, एक तो होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिकल वे जो पुरानी तरीके थे, और दूसरे हैं इंस्ट्रूमेंटल या फिर एडवांस्ड वे जो कि न्यू वो हैं। तो ये तो हैं ओल्ड वन राइट, बट दीज आर न्यू वन। तो ओल्ड वन जो है उन्हें हम कहते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल या फिर ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल वे। ये बड़े चीप होते हैं, मतलब उतनी ज़्यादा इनमें पैसे नहीं लगते, स्लो होते हैं, एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, और इसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर इसका पूरा उल्टा होता है इंस्ट्रूमेंटल। होते तो ये बहुत फास्ट है, एक्यूरेट भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं, पर ये एक्सपेंसिव होते हैं, बड़ी पैसे लगते हैं इसमें राइट। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल में आगे हम फर्दर 2 टाइप पढ़ते हैं, ग्रेविमेट्रिक और टाइटरमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक में आप क्या करते हो कि जो भी सैंपल है ना, सबसे पहले आप उसकी प्रेसिपिटेट्स बना देते हो, और उन प्रेसिपिटेट को आप कलेक्ट करते हो और उनको आप वे करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि सैंपल में क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है। तो हमेशा आप उसके सबसे पहले इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हो और उन प्रेसिपिटेट्स को आप मेजर करते हो। नेक्स्ट इज टाइटरमेट्रिक। टाइटरमेट्रिक बोल दो या फिर वॉल्यूमेट्रिक बोल दो। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास सैंपल कंपाउंड है, गिवन सैंपल, आपको नहीं पता कि वो कैसे सैंपल है राइट, किस चीज़ का बना हुआ है, बस आपको बता दिया कि ये सैंपल है, भाई पता हो इसमें कितना वॉल्यूम चाहिए, तो उस सैंपल को आप हमेशा रिएक्ट कराओगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है प्योरेस्ट सोल्यूशन राइट, तो प्योरेस्ट सोल्यूशन में के साथ आप उसे रिएक्ट करवाओगे और देखोगे कि कितना इसका सैंपल का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। उसके थ्रू आप इसे मेजर करते हो कि कितना सैंपल का कंपाउंड कंज्यूम होता है। इसमें आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड। हमने कहा कि एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, पर और क्या क्वालिटी होती है इनकी क्वालिटी ये है कि बहुत अगर कोई माइन्यूट चीज़ में भी है ना कोई मिनरल, तो उसको भी बता देता कि देखो ये भी है और इतनी कॉन्सेंट्रेशन में है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, हम उन्हें कंप्यूटर के साथ कैलिब्रेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर हमें क्या मिलेगा, फिर उसके साथ हमें मिलेंगे डिफरेंट ग्राफ्स, डिफरेंट कर्व्स। और जब भी हमें कोई ग्राफिकल फॉर्म में कोई चीज़ मिलती है राइट, तो हमें क्या मिलती है, क्विक एक्सेसमेंट हो जाती है उसके साथ, मतलब हम इजीली बता सकते हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, और साथ ही साथ हम उसे स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं, ईजी हो जाती है सारी ऑब्जर्वेशंस करना। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमारे पास आते हैं 4 टाइप, ऑप्टिकल, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मेथड्स एंड अदर मेथड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल मेथड्स की। ऑप्टिकल मेथड्स में अच्छा हमारे पास कोई भी सैंपल है राइट, मान लीजिए हमारे पास है सैंपल ए, इसके पर या तो रेडिएशन को ये अब्जॉर्ब करेगा या फिर रेडिएशन को एमिट करेगा राइट। जब भी इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है राइट, कोई भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो जैसे मान लो हमारे हाथ के ऊपर लाइट पड़ती है तो हमें गरम गरम लगता है ना जब भी सनलाइट पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और कई बार होता है रेडियम हाथों में रेडियम लगा देते हैं, और जब आप अंधेरे में जाते हो तो वो रेडियम एमिट करता है लाइट को। तो जब भी कोई भी ऑब्जर्वेशन, हम विजुअल ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, तो या तो ऑब्जर्वेशन ये अब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, या फिर वो लाइट को एमिट कर रहा है। तो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं हमारे ऑप्टिकल मेथड, या तो वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। मान लो अब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब्जॉर्ब वो किस रेडिएशन को कर रहा है वो भी डिपेंड करता है, क्या वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, या वो विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर वो इंफ्रारेड लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो सारी तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, पर किस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे विजिबल लाइट होती है विबग्योर होता है, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, और आईआर मतलब इंफ्रारेड। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जो कि है इमिट क्या कर रहा है। मान लीजिए उस पर वेवलेंथ कोई पड़ गई है लाइट की, और उसने क्या किया, लाइट को ही इमिट करना शुरू कर दिया उस सैंपल ने। तो उस इमिटेड लाइट को आप कैसे मेजर करोगे, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, या फिर फ्लोरीमेट्री के थ्रू। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड्स।
इलेक्ट्रिकल मेथड में आप क्या कर दोगे, इलेक्ट्रिकल है ना, तो हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स होती हैं वो सारी काम में आएंगी। मतलब करंट, आई इज़ फॉर करंट, वी इज़ फॉर पोटेंशियल एंड आर इज़ फॉर रेजिस्टेंस। इन तीनों चीज़ों को मेजर किया जाएगा। पहले आती है वोल्टामीट्री। वोल्टामीट्री में क्या करते हो कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उस अपने सैंपल को डालते हो, उसका एक मीडियम बना देते हो और फिर करंट को पास कराते हो और देखते हो कि कितनी स्पेसिफिक वोल्टेज पे कितना करंट देता है, राइट। नेक्स्ट इज कॉलोमेट्री। कॉलोमेट्री में आप क्या करते हो कि जो भी सैंपल है उसका सोल्यूशन बनाया और उसके थ्रू आप करंट को पास करते हो, पर करंट पास करते हो और साथ ही साथ कितना टाइम लगा उसके रिएक्शन को कंप्लीट होने में, इन दोनों चीज़ों को मेजर किया जाता है। पोटेंशियोमीट्री, पोटेंशियोमीट्री में देखा जाता है कि जो सैंपल है उसका जो सोल्यूशन है वो कितना पोटेंशियल देता है इलेक्ट्रोड में, ओके। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में आप देखते हो कि जो आपके सैंपल का सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो भी करता है या नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, जैसे उसके ऊपर करंट आएगा उसके थ्रू करंट और फ्लो करेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में आप कोई पोटेंशियल देते हो तो करंट फ्लो करता है, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और वैसे ही आप मेजर कर सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी को। नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमो का कहीं पे भी क्रोमा वर्ड आ गया ना, क्रोमो का मतलब हमेशा होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। ग्राफ का मतलब कभी भी होता है प्रेजेंटेशन, ओके। तो इसमें क्या करते हैं, इस मेथड को आप यूज़ करते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए और साथ ही साथ सेपरेशन के लिए। मान लीजिए एक सोल्यूशन है, उसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और क्या शुगर डाल सकते, माल्टोज है, लैक्टोज है, इन सारी शुगर का कोई मिक्सचर बन गया है। अब आप चाहते हो, अब आपके प्रोफेसर ने आपको मिक्सचर दे दिया और कहा कि एक कंपाउंड को चेंज करो, तो आप कैसे सेपरेट करोगे इसे, उसकी आप क्रोमैटोग्राफी करवाओगे। क्रोमैटोग्राफी के थ्रू आप फ्रक्टोज को अलग कर सकते हो, ग्लूकोज को अलग कर सकते हो, लैक्टोज को अलग कर सकते हो। तो जितनी भी उसमें शुगर्स आपने डिजॉल्व की ना, हर एक चीज़ को आप अलग कर सकते हो। क्रोमैटोग्राफी करने के भी ढेर सारे टाइप्स होते हैं, या तो पेपर क्रोमैटोग्राफी होती है या गैस क्रोमैटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी TLC बोलते हैं उसे, और भी ढेर सारी डिफरेंट क्रोमैटोग्राफी होती है। इसके बारे में आप पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी में भी आता है और 7th सेमेस्टर में भी आता है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट टर्म, वो है हमारे पास अदर मेथड्स। ये भी इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर ही आता है। इन मेथड को हम एम्प्लॉय करते हैं जब बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, ओके। जैसे कि एक्सरे मेथड। एक्सरे मेथड में क्या होता है, जो आपके पास सैंपल है ना, उसके ऊपर आप बम्बार्डमेंट करते हो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की। उसकी हेल्प से आप क्या करते हो कि जो जैसे आप हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अपने सैंपल के ऊपर टारगेट करोगे ना, तो वो उसकी शैडो बना देता है और उस शैडो के थ्रू आप उसका साइज़ या फिर बाकी चीज़ें डिटर्मिन कर सकते हो। रेडियो एक्टिविटी, मान लो कोई एलिमेंट है और वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, तो उसमें से रेडिएशन निकलेगी, आप उन रेडिएशंस की इंटेंसिटी को मेजर करो और उसके थ्रू आपको सैंपल का नेचर पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें क्या करते हो, जो भी आपके पास सैंपल है ना, सबसे पहले आप उसको वैक्यूम के अंदर वेपराइज करते हो और फिर उन वेपर्स के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन की बीम को बम्बार्ड करते हो। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने वेपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बीम को टारगेट किया तो वेपर्स टूट जाएंगे और टूट के वो बनाएंगे आयंस, और उन आयंस के थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपके पास एलिमेंट कौन सा है। अच्छा, कैसे पता करोगे आयंस के थ्रू, वेपर्स सबसे पहले सैंपल लिया, सैंपल के वेपर्स बनाए, वेपर्स के आपने आयंस बनाए और उन आयंस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर उन्हें चलने को कहा। तो डिफरेंट डिफ्लेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिफरेंटली मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफरेंटली मूव करेगा। उसके थ्रू आपको पता चलेगा उसका मास और चार्ज का रेशो, मास टू चार्ज रेशो, और ये हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। तो कितना रेशो आया उसको आप स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ इवेल्युएट करो और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, राइट। नेक्स्ट इज काइनेटिक मेथड। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलना, राइट, या चेंज करना। तो जो भी रिएक्शन वो कंपाउंड शो करता है उसमें आप कोई कैटलिस्ट डाल दो। अब उस कैटलिस्ट की हेल्प से वो रिएक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी स्पीड जो है वो जल्दी हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो उस कंपाउंड का नेचर क्या है। नेक्स्ट आर थर्मो मेथड्स। थर्मल मेथड में क्या होता है कि कोई भी सैंपल है आपके पास, अब हर सैंपल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पर ही वो इग्नाइट होता है, उस टेम्परेचर पे ही वो जलता है, राइट। ये हर मटेरियल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो उसकी नेचर को। अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड की फैक्टर्स जो उसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर क्या है, पैसा। सबसे पहले फैक्टर तो पैसा ही होता है, राइट। मान लो आपको कोई बहुत हाई एडवांस चीज़ जाननी है पर आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, आपको तो मैनुअल मेथड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर फैसिलिटीज़। मान लीजिए आप किसी बहुत ही डिल्यूडल प्लेसेस में हो और वहाँ पे कोई अच्छी सी लैब या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप
उस टेस्ट को कर पाओगे उसी टाइम, नहीं कर पाएंगे ना, तो फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। साथ ही डिपेंड करता है टाइम रिक्वायर्ड के ऊपर। मान लीजिए कोई पेशेंट है वो आईसीयू में है और उसके ब्लड के अंदर कोई हैवी मेटल है, पर आपको पता नहीं कि वो हैवी मेटल है कौन सा, और उसकी कंडीशन बहुत बहुत ख़राब है, आपको जानना है कि वो हैवी मेटल कौन सा है। अब मान लीजिए एक टेस्ट है जिसमें लगते हैं 24 घंटे, दूसरा टेस्ट है उसमें लगते हैं 24 मिनट, तो कौन सा वाला टेस्ट प्रेफर करेंगे आप? जिसमें 24 मिनट लगते हैं, राइट, या फिर 24 सेकंड लगते हैं, आप उसे प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड इज ऑल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सैम्पल। आपके पास जो सैंपल है उसका नेचर कैसा है, क्या वो गैस है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो सॉलिड है, ये तो सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज़ होगी ना, उसकी और भी ढेर सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट इज सैंपल की रिएक्टिविटी। मान लीजिए जो आपके पास सैंपल है वो इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल है ना, जिस मटेरियल का इंस्ट्रूमेंट बना है उसके साथ ही रिएक्ट करना शुरू हो गया, तो फिर तो एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा, राइट। तो अगर उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और वो इंस्ट्रूमेंट के साथ ही रिएक्ट करना शुरू कर गया तो भी दिक्कत बढ़ जाती है। उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जहाँ भी आता है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है 100% प्योरिटी। कुछ नहीं, कोई सोल्यूशन है या कोई सैंपल है या कोई कंपाउंड है जो कि 100% प्योर है, वो होता है स्टैंडर्ड, राइट। सो अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन फॉर रेफरेंस। और कोई भी चीज़ 100% प्योर है तो आप उसको किसके लिए यूज़ करोगे? रेफरेंस के लिए या कंट्रोल के लिए या फिर आइडियल चीज़ के लिए, राइट। कोई भी आइडियल चीज़ हमेशा स्टैंडर्ड होती है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो होती है उसकी 100% प्योरिटी तो होती ही होती है, पर साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत हाई होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, अनरिएक्टिव होता है, ईजिली मिल जाता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती। और एक और चीज़ होती है, वो जब भी किसी भी रिएक्टेंट के साथ काम करता है वो स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें नॉन रेफरेंस बुक्स में नहीं मिलेगा, अगर वॉगल की बुक देखोगे ना उसी में मिलेगा। वॉगल की बुक में ये आपको मिलेगा पेज नंबर 259 पे, राइट, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वो स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में काम करता है। मान लीजिए हमारे पास ये है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड और ये है हमारे पास HCl। आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो कंपाउंड है, स्टैंडर्ड का जो कंपाउंड है उसके हैं आपके पास 2 मोल और इसके हैं आपके पास 2 मोल। तो ये 2 मोल पूरे इसके 2 मोल के साथ काम कर रहा है, मतलब ये स्टोशियोमेट्रिक, इसे हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन। ये 2 मॉलिक्यूल इसके पूरे कंप्लीट 2 मॉलिक्यूल के साथ काम करता है और प्रोडक्ट बनाता है, राइट। कुछ और भी हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मान लीजिए 2 मोल की जगह है 4 मोल और ये 2 मोल की जगह है 8 मोल, तो ऐसे भी हो सकता है। पर ये हमेशा 4, 8 या फिर न्यूमरल होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि हाफ मोल इसका हो गया और 2.3 मोल इसका हो गया, ये नहीं होता, राइट, ये नहीं होता। पर ये दोनों चीज़ें होती हैं और इन्हीं हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस। हमेशा स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करेगा। स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन क्या होती है? जब भी हमें किसी, मान लीजिए कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन, एक दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता नहीं है, अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसको डिटर्मिन करने के लिए आप स्टैंडर्ड का यूज़ करते हो। कैसे? उसे रिएक्ट कराओगे स्टैंडर्ड के साथ। अब स्टैंडर्ड की तो आपको सारी चीज़ें पता है, इसकी पता नहीं है, तो आप देखेंगे कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ रिएक्शन में इसका और स्टैंडर्ड के रिएक्शन में अननोन सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ, उसके थ्रू आप कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इंस्ट्रूमेंट की कोलैबोरेशन में। जैसे हम कहते हैं ना कि एक मेजरिंग सिलेंडर है तो उसमें 10 ml तक आपको मिल ही जाती है, उसमें मेजरमेंट मिल जाती है। मान लीजिए उसमें कोई मार्किंग नहीं बनी हुई है तो आप उसको कभी भी मेजर करेंगे तो माइक्रोपेपर से आप निकालिए 10 ml का पानी और उसको जो अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग सिलेंडर है उसमें डाल दीजिए, वैसे करके उसकी मार्किंग कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है हमें प्रोटोकॉल्स बनाने। प्रोटोकॉल्स का मतलब है गाइडलाइंस, राइट। गाइडलाइंस बनाता है दूसरे सोल्यूशन के लिए कि दूसरे सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ओके, तो स्टैंडर्ड हमेशा होते हैं 2 टाइप के, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड, एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्योर होता है, जो कि हमने ऐसे अभी बात की है। इतना प्योर होता है कि कभी भी आपको उसका कोई सोल्यूशन बनाना है तो डायरेक्टली उसको वे करो और मिला दो। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो जितना आप वे करके मिलाओगे उसके सॉल्वेंट में उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनेगा, राइट। और इसमें डिफरेंट रिएक्शन के लिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड की। सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो होता है जिसकी प्योरिटी अच्छी नहीं होती। प्राइमरी की तो बहुत अच्छी होती है पर इसकी प्योरिटी अच्छी नहीं होती। अब इसे आप कैसे करोगे स्टैंडर्डाइज? इसे आप स्टैंडर्डाइज करोगे बाय कंपेयरिंग इट विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड। बस इसका आप कराओगे रिएक्शन इसके साथ और कितना वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड कंज्यूम हुआ है वो आपको बताएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, राइट।
अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। ये मिलेगा वॉगल्स के 259 नंबर पेज नंबर पे, नहीं ये नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड मिलेगा, ये खुद के नोट्स हैं, इसमें से देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होती है कितने पानी में आपने कितना नमक मिलाया, मतलब कितने सॉल्वेंट में या फिर कितने सोल्यूशन में आपने कितना सल्यूट मिलाया, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसको डिफाइन करने के लिए ढेर सारी टर्म्स होती है हमारे पास, पर मेन 2 टर्म्स है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, और साथ ही साथ आपको आना चाहिए मोल। तो 3 चीज़ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। पर ये बाकी सारी भी आपको इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में दिए तो पढ़ने पड़ेंगे, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट है मोल, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। मोल क्या होता है? मोल होता है वेट ऑफ सैंपल, जो आपने अपने हाथों से वे किया, आप लैब में गए, आपने स्पैचुला में निकाला और वे किया वेइंग बैलेंस में, उसे बोलते हैं वेट ऑफ सैंपल जो आपने लिया। दूसरा होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल होता है कि जो सैंपल का कंपाउंड है उसके अंदर जो एक एक एलिमेंट है और वो कितने हैं, उन सबको उनकी एटॉमिक मास को आप मिलाकर बनाते हो, मॉलिक्यूलर मास, राइट। नेक्स्ट इज मोलैलिटी, ओके, लैलिटी एल, और ये छोटे एम से डिनोट करते हैं। इसे हम देखते हैं मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राम में होता है और ये लीटर में होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी में मोलैलिटी की तरह है, बस एक डिफरेंस है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो मोलैलिटी कभी भी याद करनी है, उसमें हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आता है, और किसी भी टर्म में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं आता, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट वेट, EW इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसे आप एक और चीज़ फाइंड कर सकते हो, नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर होता है बेसिसिटी, एसिडिटी, वैलेंसी, ठीक है। अब हमने बात की इक्विवेलेंट वेट की, पर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी। अब इसे एक पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। अच्छा, हम सब ने केमिस्ट्री तो पढ़ी है किसने, राइट। एल्यूमिनियम किस वैलेंसी का होता है? 3 पॉजिटिव का होता है ना, राइट। मान लीजिए एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर मास है 100, मान लीजिए, इतना नहीं होता तो है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। कॉपर देख लेते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं। कॉपर की कितनी वैलेंसी होती है? +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंपाउंड कौन सा है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ? इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए वो है 60 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी होगी? 1। यहाँ पे कितनी हो गया? 60 डिवाइड बाय 2। ऐसे करके हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड करते हैं, और इस इक्विवेलेंट वेट को हम पुट करते हैं नॉर्मेलिटी के ऊपर और डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से। अब आगे छोटी छोटी टर्म, वेट परसेंटेज कुछ नहीं है, सल्यूट का वेट लिया, डिवाइड किया सोल्यूशन के वेट से। मान लीजिए आप बोलोगे सोल्यूशन का वेट कैसे लेंगे? सोल्यूशन तो हमेशा वॉल्यूम होता है, ml में होता है, ग्राम में कैसे करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें आप हमेशा अजम्पशन बनाते हो कि 100 ml इज इक्वल टू 100 ग्राम। मान लीजिए आपके पास है 100 ml ऑफ वाटर, राइट। मान लीजिए आपके पास है 100 ml ऑफ वाटर, तो इसमें आप एक अजम्पशन बनाओगे कि 100 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। या फिर आप इसे ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और आपके पास वॉल्यूम कितना है वाटर का वॉल्यूम है आपके पास 100 ml, राइट। पर आपको मास नहीं पता, मास होता है ना ग्राम में, और आपको यहाँ पे ग्राम चाहिए। डेंसिटी आपको वाटर की पता होती है, गिवन होती है, या फिर आप इसके टेबल से भी देख सकते हो। तो आपके पास मास कितना आएगा? मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो आपके पास वॉल्यूम गिवन होता है, उससे भी आप इसका मास फाइंड कर सकते हो। पर यूजली हम अजम्पशन बनाते हैं। अगर आपको और भी अच्छी रीडिंग्स चाहिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, इसमें भी आप ये दोगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये दोनों ml में होंगे। पर इसका जो रिजल्ट आते हैं ना, जो भी परसेंटेज का रिजल्ट आता है, मान लीजिए आपके पास वेट ऑफ सल्यूट है 2 ग्राम और आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन है 20 ग्राम, राइट। आप फाइंड कर रहे हो इसकी वेट परसेंटेज, तो ये कट कैसे हो गया? टक 10 हो गया, पर इसके साथ साथ ग्राम भी कट हो गया, कट ये आंसर क्या आएगा? 1/10, दैट इज इक्वल टू 0.1। 0.1 इज आंसर, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी। 0.1 ग्राम नहीं है आंसर, 0.1 है आंसर। क्यों? क्योंकि ग्राम भी रेशो में कट हो चुके हैं, ओके। तो इसका आंसर हमेशा यूनिट लेस होता है, राइट। यूनिट लेस आंसर होता है इसका वेट परसेंटेज का, या फिर आप इसके आगे परसेंटेज लगा सकते हो, पर इसके आगे ग्राम कभी मत लगाना। अब आते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम के परसेंटेज में। इसमें कुछ नहीं, सल्यूट का वेट लिया और उसको डिवाइड कर दिया सोल्यूशन के वॉल्यूम से, सेम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन का मतलब हमेशा होता है 10⁻⁶ और बिलियन का मतलब होता है 10⁻⁹। ये सब कुछ सेम वेट परसेंटेज की तरह है। जैसे वेट परसेंटेज है ना, उसी को लिया आपने, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सोल्यूशन, पर उसको मल्टीप्लाई किससे किया? ppm में
10⁻⁶ और PPB में 10⁹ इसे हम यूजली यूज़ करते हैं हैवी मेटल के जो टेस्ट होते हैं ना उसके लिए। आप कोई भी हैवी मेटल है, मान लीजिए लेड है, तो उसको आप कभी ये नहीं बोलोगे कि इसमें 0.01% लेड है, आप हमेशा बोलोगे इसमें 100 ppm लेड है या फिर 100 ppb लेड है, वैसे करके टेस्टिंग होती है, ठीक है।